डेविड, बस 2 महीने में बच्चे 60 क्लासेस, 60 दिन। पुराने वक्तों में ना, वो हमारे आया करते थे रिश्तेदार, कोई फुफ्फी का, कोई मामे का, कोई बच्चा आ गया, वो कई कई महीने रहता था, हम उसको बर्दाश्त कर लिया करते थे, अगरचे लड़ाइयाँ होती रहती थी। हैं? लोग जाते नहीं थे। आज आजकल के दौर में तो ऐसे कम ही होता है ऐसे। पहले वो आ जाते थे, छुट्टियां, सारी छुट्टियां इधर ही गुजार के जाते थे, और ऐसे पंगे रहते थे उनके साथ, क्योंकि लोग घर वाले सारी उसको इज्जत इतनी देते थे, हैं? हमारी कोई इज्जत होती नहीं थी। तो मेरे बच्चे, हम उनको इतना बर्दाश्त कर लिया करते थे 3 महीने की छुट्टियों में, ये तो फिर 2 महीने तो कर ही लेंगे बर्दाश्त आप। ले बेटा, अगेन मेरे बच्चे कानून का तीसरा पेपर पढ़ने जा रहे हैं। अगेन आप टैक्स लॉज पढ़ने जा रहे हो, कानून है ये भी, अगरचे ये बिजनेस लॉ और सी लॉ की तरह का तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे है ये भी कानून, बिल्कुल जैसे जहां पे कोई चीज बता दी गई होगी वैसे ही आपने उसको पढ़ना हो। यानी कि यहाँ पे हमारी अकल इस्तेमाल फिर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई जनरल चीज होगी जो शायद आप खुद से सोच के भी कुछ लिख सकते हो, कुछ भी खुद से सोच के नहीं लिख सकते। जो किताब ने आपको गाइड किया होगा, बिल्कुल बी लॉ और सी लॉ की तरह आप खुद से सोच के, बी लॉ में फिर भी है, थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कानून है ना। सी लॉ में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। उसी तरह टैक्स के अंदर भी मेरे बच्चे खुद से आप कुछ भी नहीं सोच सकते, पढ़ने जा रहे हैं टैक्स कैफ टू। और अगेन मेरे बच्चे ये किस मकसद के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ताकि नए सिलेबस के अंदर हमें टैक्स से जान छोड़े। और इन 3 महीनों के अंदर हम इन तीन, और अल्लाह का शुक्र है, यकीन कर लो, जो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट वाले ही, अगर किसी का हो ना मन, तो उसको बच्चों का सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, 3 पास करने वाले, ये तीनों पास करने वाले। और टैक्स ऐसे ही आखिर पे होता था, हम थके थकाए आप लगे रहते थे पढ़ने के लिए। लेकिन एक ही चीज चाहिए मेरे बच्चे, आते रहना क्लास के अंदर, आते रहना। बिलीव मी, 60 दिन आपके ज़ाया नहीं होंगे, ये वाले 60 दिन आपके ज़ाया नहीं होंगे। लेकिन मेन मकसद है कि आप आते रहिएगा। छुट्टियां करेंगे तो फिर तो मेरे बच्चे फायदा ही नहीं। छुट्टी के साथ बंदा सीए पास नहीं होता मेरे बच्चे, वो कहीं ना कहीं रुकावट बन जाएगा। और टैक्स में तो फिर खास तौर पर यह है कि जो चीज़ पड़ी होगी वो आगे कहीं ना कहीं लिंक कर रही हो। बी लॉ सी लॉ में फिर भी, बी लॉ में भी होगा, सी लॉ में ऐसा नहीं, कम ही होता। तो मेरे अच्छे यहाँ पे भी जरा देखिएगा, सबसे पहले हम सिलेबस को ही देखते हैं। यहाँ पे उस तरह का रौला को नहीं, बिलो सीलो की तरह का। तो यहाँ पे सिलेबस को सीधा देख लो मेरे अच्छे, सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और अब ये 3 हिस्सों से पहले हम देख लेते हैं मेरे अच्छे हमारे चैप्टर्स हैं कितने, ताकि चैप्टर्स को हम उधर डिवाइड करके देख लें थोड़ा सा। यहाँ पे जरा थोड़ा सा होता है ना एरियाज का फायदा होगा, यहाँ पे फायदा होगा। बिलो सीलो में इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होगा। जैसे चले पहले देखिएगा, टोटल मेरे बच्चे हमारे 19 चैप्टर हैं यहाँ। अगेन यहाँ पे कुछ ऐसे चैप्टर भी होंगे जो 1-2 सफ़े के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 8-8, 10-10 सफ़े को भी होंगे। लेकिन मेरे बच्चे टोटल 19 चैप्टर्स हैं, और पढ़ने सारे के सारे हैं, और सारे अच्छे तरीके से पढ़ने। और इसका जो वो होगा पैटर्न, वो भी देख लेंगे कितना वो आएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो है नहीं इसके अंदर, हाँ एक होगा कितना न्यूमेरिकल है और कितना थ्योरेटिकल है, ये चीज होगी। खैर, मेरे बच्चे टोटल 19 चैप्टर हैं, और 19 चैप्टर में अगर सबसे पहले आप देखें, ऐसा करें, हम कौन सा ग्रेड देखें, यहाँ पे चैप्टर बता रखे हैं, ये वाला देखें जिसमें चैप्टर बता रखे हैं। 3 ग्रेड है मेरे बच्चे हमारे। सबसे पहले जो ग्रिड ए है, उसमें मेरे बच्चे हमारी जो वेटेज होगी 5 से 10 नंबर। और इसमें हैं कौन से, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इंतहाई बच्चों वाले, आसान आसान सी बात लिखी होगी। शायद मैं अगर ये कहूँ ना, जो आई टू बी आप पढ़ के आए हो, आई टू बी का कोई एक चैप्टर, शायद एक चैप्टर जितने भी इसकी वर्थ नहीं हुई। और कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो बिल्कुल, जैसे याद है वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ के आए थे कुछ, है वो बिल्कुल डिटो वही आपने यहाँ पे फिर से डिस्कस करने हैं। तो 3 चैप्टर थ्योरी के, प्योरली थ्योरी, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। तो ये थ्योरी के 3 चैप्टर्स होंगे, और इसकी जो वेटेज आई क्या पूछता है इन एवरेज, वो 8 नंबर का पूछता है यहाँ से। यानी कि 5 से 10 नंबर बता रखे हैं, कम से कम 5 और मैक्सिमम 10, इसका ये मतलब होता है। इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो 5 का भी पूछ सकता है, वो 10 का भी पूछ सकता है, वो 7, 8, 6 कहीं भी पूछ सकता है। लेकिन इन एवरेज वो कितने का पूछ रहा है, यहाँ से 8 नंबर का। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाता है नेक्स्ट, हमारा जो ग्रिड शुरू होगा वो चैप्टर नंबर 4 से शुरू होगा, और वो 4 से लेकर 16 तक। और ये इसकी जो वेटेज है आई कैप के अंदर, वो मान लो तकरीबन 75% पेपर, शायद अराउंड, अराउंड की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन मेरे बच्चे, अगर मैं इसको कह दूं तो तकरीबन 65 मार्क्स अराउंड यहां से आ रहे हैं। तो 65 और 8 टोटल कितने हो गए, 73। तो शायद मेरे बच्चे 25 से लेके 35 तक, चलो 35 ना भी करो, कम से कम चलो उसने खुद बोल रखा है 30, तो 25 से 30 नंबर वो यहां से ही पूछता है। अच्छा 20 से 30 नंबर इसकी वेटेज, लेकिन बच्चे इन एवरेज यहां से 28 से 29 नंबर का, वो ये तीसरा जो ग्रिड है हमारा सी, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 3 चैप्टर्स। इन 3 चैप्टर्स में भी 2 चैप्टर प्योरली थ्योरी होंगे, सिर्फ एक क्या होगा, न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी भी आएगी इन 3 चैप्टर्स में से। इसमें एमसीक्यू बस कर लिए ना, 2 पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज, अब हर पेपर में एमसीक्यूज ढूंढने हैं हम। इसमें एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल और थ्योरी होगी इसमें। जी, प्लस माइनस, प्लस माइनस।
वो नहीं होगा कोई फॉर्मूला है या फलाना है, नहीं, सिर्फ प्लस माइनस। वो कहेगा अच्छा आप लोगों को कंपनी वालों ने गाड़ी दे रखी है, हम कहेंगे हाँ हमने हमें कार मिली हुई है। तो जो आपकी सैलरी है ना, फिर जो कार मिली है आपको कंपनी की तरफ से, तो उस कार की कॉस्ट क्या है, हमने कहा कि सर उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन। वो कहेगा इसका 10%, 10% उठा के अपनी सैलरी में ऐड कर दो, बस ये सर, प्लस माइनस कितनी परसेंटेज है वो कानून बता देगा। उसके बाद ये कोई फॉर्मूलेज नहीं है, वो इस तरह हो ना एनुडी शनुडी पता नहीं क्या कुछ होता है, वाही आती है। अगर वो होती मैं पढ़ाता ही नहीं। मैं खुद, मेरे बच्चे इन चीज़ों में नहीं जाता, ना इन चीज़ों में यकीन रखता, इसलिए कभी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में सोचा भी नहीं, कभी मैं पढ़ाऊँ। हाँ ये न्यूमेरिकल ये होता ही उसके लिहाज से है, जो हमने लॉ पढ़ा होगा उसके मुताबिक सॉल्व करना है, इसलिए मेरे बच्चे ये मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट। और ये पढ़ाता भी फास्ट ट्रैक के अंदर ही, रेगुलर बैच फिलहाल। हाँ आगे जब नई स्कीम आएगी उसमें इंशाल्लाह रेगुलर बैच भी पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन वो मन ही नहीं करता, एम थोड़ा सा सिलेबस होता है, बंदा लेके बैठा रहे बच्चों को। ये सही है, 2 महीनों के अंदर इसको खत्म करो। ले बेटा जरा दोबारा देख लो, 3 ग्रेड्स, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 3 हिस्सों में सिलेबस डिवाइड है। और ये मेरे बच्चे हिस्सा लेना थ्योरी का, और इसको मान लो कि मैक्सिमम 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक, बड़े सुकून से 1 वीक तो ज्यादा हो जाएगा, कोई 4-5 क्लासें, किसी पे 1 क्लास लगेगी, किसी चैप्टर पे, किसी पे 2 क्लासें लग जाएंगी। तो ये मेरे बच्चे हमारा कवर होगा। उसके बाद लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे, ये मेरे बच्चे इंतहाई सौखा है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे मतलब सौखा औखा करने का तो है ही नहीं। यहाँ पे मकसद हम किस लिए इकट्ठे हुए, पेपर पास करने के, कत्तन सिलेबस कवर करना नहीं, मकसद फिर वही है, पेपर पास करना। अगर मैं आपको होता ना सौखी सौखी चीजें करवाना शुरू करूं, सीधा कहां से चलूंगा, चैप्टर नंबर 1 से लगे रहेंगे अभी 8-10 दिन, फायदा क्या है चैप्टर, ये 3 चैप्टर्स के अंदर, और मार्क्स आखिर पे कितने आएंगे हमारे हाथ में, कोई 6 से 8। तो बेहतर नहीं मेरे बच्चे, हम सीधा जो हमारा मेन एरिया है, जो शायद कोई अराउंड 70 मार्क्स के, कह लो 65 से 70 मार्क्स वो कवर करेगा, हम मेरे बच्चे सीधा चैप्टर 4 से शुरू करेंगे। और आखिर साथ साथ हम इसको करते रहेंगे, जिस दिन थोड़ा सा उगताएंगे ना, तो फिर मेरे बच्चे हम इसकी तरफ आ जाया करेंगे, इसको कर लिया करेंगे। क्योंकि इस एरिया से मेरे बच्चे मोस्टली जो आता है वो न्यूमेरिकल बेस आता है, न्यूमेरिकल मतलब इस चीज को अप्लाई करवाएगा वो। याद करना है हमने, याद तो सारा करना होगा, लेकिन मोस्टली अप्लाई करवाएगा, कुछ चीजें देगा हमें, कैलकुलेशन करके देगा, बड़ा मजे का सब्जेक्ट है। अगर मैं अगेन बता दूं, मुझे कॉम्प्लेक्स चीजों से उलझन है, अगर ये जरा भी कॉम्प्लेक्स होता मैं कभी ना पढ़ाता। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब सादा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो कि पीआरसी में आई2 भी पढ़ा रहा हूँ, भाई सादा सा है, कारोबारी बातें हैं कर लो, बिलो सीलो सादा से हैं, टेक्स्ट भी अगर पढ़ा रहा हूं, अगर आगे भी फ्यूचर में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, पक्की बात होगी ये सादा है तो राना पढ़ा। कॉम्प्लेक्स होगा तो भाई क्या भी जान खपाओ अपने, अल्लाह माफ करे, आप टेंशनों में जाओ, तो सादा रखो अपने आप को। ले बेटा, तो हम कहां से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर 4 से, आज ही पढ़ना शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर 4। ले बेटा, उसके बाद इसके स्टैट्स का क्या करना है, 39% रिजल्ट, 46%, फलाना 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 करते हुए जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है बस वो देख लो, इसका 33% रिजल्ट है। लेकिन इतने पहले कभी कभार अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, 43% तक भी आया है। तो उस तरह का कम से कम उतना बुरा नहीं है जितना R1 है अगेन, क्योंकि R1 तो मेरे बच्चे को 30 को तो टच कर ही नहीं रहा, वो तो 30 तक तो जा ही नहीं रहा, उससे नीचे नीचे बच्चों को जलील कर, तो कम से कम उससे ये बेहतर है कहीं ना कहीं। ले बेटा, फिर वही सेम रीजन ऑफ फेलियर, क्योंकि मोस्टली आप में से वही बच्चे बैठे हुए जो जिन्होंने लॉ डिस्कस किया, सेम बच्चे उसी तरह कानून है, बार बार भूलेंगे, और याद रखने का तरीकाकार क्या है, बार बार रिवाइज करें। और यहाँ पे इसके पास पेपर भी हैं, और पास पेपर्स के साथ एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं। तो अगेन मेरे बच्चे हमारी कोशिश होगी कम से कम 3 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स हम लाजमी करके दें। ये दिखाने का मतलब ये कुछ और भी अवेलेबल है, पास पेपर्स के अलावा कुछ और भी है जो आपने कम से कम 3 अटेम्प्ट्स का देखना। अब देखो ना, एक एक सवाल के ऊपर मैं कह रहा हूँ, इतनी खूबसूरत वो एंट्री वो करता है, कमेंट्री करता है, बच्चे को समझ आ रही होती है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सारी गलतियां जो खुदा ना खासा हमसे हो सकती हैं, अल्लाह माफ करे, पेपर के अंदर, वो सारी हमें पहले ही पता चल जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तभी होगा अगर आप क्या करेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो मेरे बच्चों को गलतियां हमसे भी होंगी, और सुधारने के लिए आए क्या, फिर अगले 6 महीने देते हैं, जाओ जाके सुधारा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम आपको पास कर दें। तो हमने सुधारने के लिए टाइम थोड़ी लेना, इंशाल्लाह अभी पास करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे अगेन यही रिवाइज करना है। स्टडी मटेरियल क्या होगा, मैं ये सिंपल रख के चल रहा हूँ क्योंकि आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, पढ़ना शुरू करेंगे, इसलिए सिंपल रख के बस बोले जा रहा हूँ आपको। जब बड़ा स्टडी मटेरियल अगेन क्या होगा, यहाँ पे आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट प्लस आई कैप ने ही एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ, क्वेश्चन बैंक में मोस्टली पास पेपर है, उससे हटके भी है कुछ क्वेश्चन, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और साथ मेरे बच्चे क्वेश्चन बैंक, ये मोर देन सफिशिएंट हो गया, हो जाएगा इस पेपर को पास करने के। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ हटके कुछ होगा ऐसी वैसी कोई बात, वो आपको वैसे टेस्ट के अंदर आ जाएगी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिया करें। याद रखोगे इस बात को, जरूरत ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आई कैप ने ये 2 चीजें दी हुई ना, क्वेश्चन बैंक पहले बाकी किताबों के भी हुआ करते थे, लेकिन आई कैप ने क्या कर दिया, उनके क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिए, जैसे बिलो सीलो, इनके सवाल उठा के उन्होंने किताब के अंदर ही डाल दी।
उन्होंने कहा क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिया और सवाल किताब में डाल दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं स्टडी टेक्स्ट के अंदर कुछ, लेकिन क्वेश्चन बैंक को फिर अलग ही रखा हुआ। तो क्वेश्चन बैंक में मेरे बच्चे एक्चुअली क्या है, पास पेपर, पास पेपर्स। तो इसके पास पेपर बाकी फिजिकली आपको कम ही मिलेंगे, अलहदा क्वेश्चन बैंक के अलावा हम आपको पास पेपर नहीं देंगे, क्योंकि इसमें रौला पता क्या होता है, इसके पास पेपर बना के रखना आसान नहीं होता। होता क्या है कि इसका हमारा हर साल टैक्स चेंज होता है, टैक्स लॉ चेंज होता है, हर साल नया बजट आता है, और ये लिंक कर रहा होता है बजट के साथ। जब बजट आता है नया, उसमें कहीं पे टैक्स लग गया, कहीं पे छूट दे दी, कहीं पे परसेंटेज कम कर दी, कहीं पे परसेंटेज बढ़ा दी, उस वजह से टैक्स चेंज हो जाता है। और फिर वो जो पुराने सॉल्यूशंस होते हैं ना हमारे, वो होते हैं अगर आज कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको तो आज के लिहाज से हमें देना पड़ेगा ना सारे का सारा। वो जो पुराने सवाल होते हैं पास पेपर्स के अंदर, वो सारे चेंज करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सारी बिगड़ जाती है उसकी। इसलिए इसके प्रॉपर, हाँ जिनकी किताबें हैं वो किताबों के अंदर चीजों को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि साथ साथ लेके चल रहे होते हैं पूरी किताब को। जिन्होंने खाली पास पेपर बना के दिए होते हैं मेरे बच्चे, जैसे हमारे बीलॉ सीलॉ बाकी ऑडिट शॉडिट जो भी मैं पढ़ाता हूँ, उसके सबके पास पेपर इसके नहीं तैयार किए हुए। इसका वो क्वेश्चन बैंक जो आई कैप ने तैयार किया हुआ है, वो पास पेपर ही है, हम उसी पे ज्यादा रिलाई करते हैं। या जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जो आई कैप के क्वेश्चन होते हैं, उनको हमने करना होता है। याद रखोगे इस बात को थोड़ा सा। तो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट प्लस साथ क्या होगा, क्वेश्चन, ये दोनों हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों हार्ड फॉर्म में हो। वहां पे चाहे खुद डाउनलोड करके उसको दे दीजिएगा ब्लॉक को, चाहे कहीं से करवा लो, लेकिन ये दोनों सॉफ्ट में ना हो। क्वेश्चन बैंक रखना चाहो तो बचाना चाहो पैसे बचा लो, लेकिन मेरा ख्याल है पैसे बचाने का फायदा को नहीं। हिम्मत कर रहे हैं, इतना पैसा बचेगा ना, खुद सोचें। जो सिलेबस आप, जो चीजें आपने 6 महीने में पढ़नी थी, 3 महीने में, 2 महीने में बल्कि पढ़ रहे हैं, तो आप हॉस्टल के खर्चे बचा रहे हो। फीस, एक पेपर की जो फीस होती है 24-25 हज़ार नॉर्मल रेगुलर सेशन में, आप यहाँ पे 3 पढ़ रहे हो, तो हर जगह से बचत हो रही है। तो कम से कम इस चीज से ना बचाएं। क्वेश्चन बैंक और स्टडी टेक्स्ट दोनों किसको हार्ड फॉर्म में रखिएगा बेटा। उसके बाद सिलेबस कवरेज जो ये हमने देख लिया, लाइव सेशंस भी होंगे और आपको वो सारा मिल जाएगा मेरे बच्चे। और इस सिलेबस के अंदर जब आपको ये मिलेंगे, साथ जो लास्ट अटेम्प्ट हुई होगी उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होंगे। जो जैसे इसका फास्ट टैग जो पिछला हुआ होगा वो भी पढ़ा होगा। कई होता है ना कि बच्चे फास्ट चलना चाह रहे होते हैं, जब आपको पोर्टल मिलेगा ना, पोर्टल में एक और भी खूबी है, जो अभी हमारा रेगुलर सेशन चल रहा है वो भी उसमें शामिल होगा, और ये फास्ट टैग भी। अगर कोई बच्चा चाहता है मैं थोड़ा सा जल्दी चलना चाह रहा हूँ, मैं सर से भी आगे निकलना चाह रहा हूँ, हाँ सर के भी सुनूंगा, लेकिन पहले मैंने पढ़ा हो, फिर मैं सर की क्लास में आके बैठू, कमाल हो जाएगा। तो वो क्या कर ले, वो जरा थोड़ी सी स्पीड पकड़ ले, एक्सेलरेटर पे पाँव रख ले, और साथ रेगुलर सेशन भी लेना शुरू कर दे वहां। वहां से पढ़ो, आके अगले दिन सुनो, और आपको पहले ही पता होगा, वो देखना सर यहाँ पे ये बात बोलेंगे, तो कमाल नहीं हो जाएगा। रिवीजन हो रही होंगी, टेक्निकली सुन रहे होंगे आप। ले बेटा। बाकी वही व्हाट्सएप ग्रुप, उसी तरह सवाल जवाब, उसी तरह टेस्ट होंगे इसके, उसी तरह 100 रुपया खुश होते हैं। यहाँ पे तो 100 रुपया लेना भी आसान होगा, है हर बच्चे के, मान लो कि वैसे ही 20-25% चांसेस है कि उसको 100 रुपया मिल सकता है, ऐसे ही ना, क्योंकि हम ही तो हैं, हमें से ही डिस्ट्रीब्यूट होना। तो कमा लेना मेरे बच्चे। ले बेटा, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। अब ये देखेंगे कि सबसे पहले सर टैक्स होता क्या है, अगर सादा सा बात करें, क्योंकि अभी हम वो नहीं पढ़े, इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़े, सादी सी बात। अगर कोई पर्सन, लफ्ज क्या होगा यहाँ पे, पर्सन का, अगर कोई इंसान इनकम कमाए, इनकम कमाए यानी कि कुछ कमा ले, उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे, इनकम। और वो इनकम ऐसी हो जिसके ऊपर टैक्स लगता हो, हर इनकम ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर टैक्स लगता हो। अगर कोई इंसान इनकम कमाए और इनकम ऐसी हो जिसके ऊपर टैक्स देना हो, तो जब ऐसी इनकम वो कमा ले तो वो क्या करेगा, उसका कुछ हिस्सा मेरे बच्चे एफबीआर को या गवर्नमेंट को पे करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्स। जैसे पुराने वक्तों में जगह टैक्स हुआ करता था, कोई बंदा खास इलाके से कोई इतना कमाता, वो कहता है इतना हमें भी दो, होता वो भी टैक्स था, लेकिन उसका नाम जगह टैक्स होता। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी मेरे बच्चे, वो भी जगह बनी हुई, उसने कहा कि जो आप कमाओ, कोई इंसान जो कमा रहा हो, वो जो कमाए उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी दे। अब इसकी वजूहत है वो चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे। देखो आप मुल्क में रह रहे हो, और ये जो पाकिस्तान है ये भी एक घर है, और घर को चलाने के लिए मेरे बच्चे पैसे की जरूरत होती है। और वो जैसे आम लोग हमारे घर होते हैं, घरों में कोई ना कोई कमाने वाला होता है, वो कमा कर क्या करता है, घर चला रहा होता है। ये मुल्क जिसमें हमें इतनी सहूलतें मिली हुई हैं, ये भी मजाक ही है वैसे, ये मुल्क जिसमें इतनी सहूलतें मिली हुई हैं मेरे बच्चे, इन सहूलतों को आपको देने के लिए खर्चे की जरूरत पड़ती है। और इस घर को जो चलाने वाले बड़ा है वो कौन है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को, इस मुल्क को, इस घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो फिर यही होता है, जैसे घरों के अंदर हम, घर के जो व्यक्ति होते हैं, जो घर के अफराद हैं, हम उनको कहते हैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालो भैया, ताकि घर को चला सके। इसी तरह हम कहते हैं ये मुल्क भी एक घर है, और इस मुल्क को चलाने के लिए हमें क्या, पैसे की जरूरत है। और पैसा हम कहां से इकट्ठा करें, यहाँ के रहायशियों से। और लेकिन वो दे जो कमा रहा हो, लेकिन जो कमा ही नहीं रहा बेचारा, वो कहां से ला के देगा। एक बंदे की इनकम है ही नहीं, हम उसको कहें तू फिर भी पे करेगा, ये तो जुल्म हो जाएगा। हम कहते हैं इस मुल्क में रह के अगर आप कमा रहे हो, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी दो, ताकि हम इस घर को भी चला सकें, इस मुल्क को भी चला सकें। तो मेरे बच्चे
प्रॉपर डेफिनेशन फिर देखेंगे। फिलहाल इसको हम क्या बोलते हैं, ये टैक्स। इसका मतलब टैक्स देता कौन है, इंसान। और किसके ऊपर टैक्स देगा, अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। अगर उसकी टैक्सेबल इनकम हो लेकिन वो टैक्सेबल ना हो तो फिर भी वो, और अगर वो इनकम कमाई हो लेकिन इंसान ही ना हो फिर भी वो टैक्स नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स यहाँ पे एफबीआर वाले ये भी नहीं कहा तू बंदा नहीं है, तू बंदा है ही नहीं, तो कहना मेरी मौजा, इसका मतलब मैंने टैक्स ही नहीं देना। मजाक कर रहा हूँ वैसे। इसका मतलब अगर कोई बंदा आपको कह दे तो इंसान ही नहीं, गवर्नमेंट वाले कहते फिर तो कमाल हो जाए। कहना खबरदार आपने मुझसे टैक्स मांगा, क्योंकि टैक्स कौन देता है, इंसान। आपने कह दिया मैं इंसान ही नहीं, तो फिर मैं टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हूं, ले मेरा। ये बातें तो चलो होगी। अब हमें इतनी सी समझ आ रही है फिलहाल कि सर जो टैक्स होता है वो किसके ऊपर पे करते हैं, हम टैक्सेबल इनकम के ऊपर। लेकिन सर हम पे कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि आज मैं जा रहा था रास्ते में, या किसी बंदे ने रेडी लगा रखी है, या किसी की दुकान है, या किसी का कॉलेज है। सर अगर चले यहाँ पे अगर हम एडमिशन ऑफिस की बात करें, ये भी तो कारोबार है, और किसी इंसान का ही कारोबार है। अगर उसने इस कारोबार से आज कुछ इनकम कमाई है, इसका मतलब क्या हुआ, शाम को वो यहाँ से उठ के जाने से पहले तो उसके पास कौन आएंगे, टैक्स वाले। टैक्स वाले आके उसको कहेंगे क्या करो भैया, जो आज आपकी इनकम का हिसाब किताब बनता है उस हिसाब किताब से हमें क्या करो, हमारा टैक्स पे करो। अब हर रोज शाम को बेचारे टैक्स वाले भी इतने लोग होने चाहिए फिर, ताकि हर कारोबारी बंदे के पास, हर जो इनकम कमा रहा हो उस बंदे के पास शाम को लोग पहुंच सकते हो, ताकि उससे जाके इनकम का हिसाब किताब करके उससे टैक्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे रुल जाएंगे मेरे बच्चे, इसलिए इसका एक तरीकाकार बना दिया। भैया हम क्या करेंगे, ये नहीं कि जैसे ही कोई बंदा इनकम कमाए, जैसे उसके पास इनकम आए तो साथ ही टैक्स वाले भी आने, सर मुबारक हो, है अल्लाह ने आपको इनकम दी है, तो सर उसमें से क्या करो, हमारा हिस्सा भी दो। फिर तो हम रुल जाएंगे। तो उसका तरीकाकार हमने क्या ढूंढ लिया, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, एक 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 टाइम पीरियड रख लेते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर आज जितनी भी आपकी इनकम बनती होगी ना, आप ईमानदारी के साथ, हम कानून आपको बता देते हैं, आप उस कानून के मुताबिक अपनी इनकम को कैलकुलेट करके उसके ऊपर परसेंटेज जो टैक्स बनता होगा, सर आप खुद हमें जमा करवा दो। लेकिन अगर आपने सही जमा ना करवाया तो फिर हम सर आपसे निकाल लेंगे। तो ये ना कहना कि हम आप पे भरोसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तरीकाकार क्या आ गया कि फिर हमने ये तय कर लिया कि एक बंदा जो इनकम कमाएगा 1 साल तक कमाता रहे। जब साल खत्म होने के ऊपर अपनी सारी जो टैक्सेबल इनकम होगी उसको इकट्ठा करे, उसके ऊपर जो खास परसेंटेज होगी, जो भी टैक्स की होगी, उसको क्या करे, एफबीआर को पे करते हैं। तो मामला मेरे बच्चे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए हमने एक टाइम पीरियड रख लिया है। तो पूरा साल कमाओ, साल के आखिर पे वो जो पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम होगी, अपनी टोटल इनकम देखे, उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा लाके हमें जमा करवा देगा। ये मेरे बच्चे तरीकाकार होगा। लेकिन जरा देखिएगा उसके ऊपर टैक्स, यहाँ से कुछ चीजें पढ़नी शुरू करेंगे। कल आपके पास मेरे बच्चे अगेन आई कि आपकी स्टडी टैक्स हो तो बेहतर है, कोई और किताब पढ़ ली, कुछ किताबें इतनी इतनी मोटी भी हैं, लेकिन इसके लिए कोई और किताब भी पढ़ लोगे ना मेरे बच्चे, आपको खुली छूट है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आई कैप की स्टडी टैक्स ही आपने पढ़नी है, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आई कैप की स्टडी टैक्स ही पढ़ो, उसी से पास कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। इसकी निस्बत के हम क्या करें, इसकी निस्बत हम क्या कर रहे हो कि खुदा ना खासा मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। आप टैक्स के लिए जो मर्जी किताब पढ़ लें, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा मेरे बच्चे, आई कैप की स्टडी टैक्स हो ही आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। तो आई कैप की स्टडी यहाँ पे मैं जो रीड करेंगे, जो करेंगे, आई कैप की स्टडी टैक्स से ही करेंगे। कुछ और किताब है, अगर कहेंगे ऑफलाइन में कुछ टीचर का कह दूंगा आपको। अगर तो आई कैप की स्टडी टैक्स की बिल्कुल उसी तरह का आसान पढ़ना चाहते हो तो फिर एक आधा टीचर वो भी है जिसने आई कैप की स्टडी टैक्स वही चैप्टर उसको आसान करके लिखा हो। और कुछ ऐसे टीचर हैं उन्होंने अपने लिहाज से चैप्टर बना रखे हैं, अपने लिहाज से डिटेल्स ऐड कर रखे हैं, वो भी आपकी मर्जी। लेकिन मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वो आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट मुश्किल है, भाई उस्ताद का फिर काम ही क्या है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको मुश्किल चीजें आसान करके बताऊं। तो जैसे बीलॉ सीलॉ होगा वैसे इंशाल्लाह हम टैक्स भी आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट से करेंगे, साथ साथ करते जाइएगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ले बेटा, कहता है कि इनकम टैक्स लॉस, देखो ये कानून है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये भी बिल ऑफ सी लॉ की तरह कानून ही है। लॉ डील्स विद द लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स लेवी का मतलब होता है इम्पोज करने के लिहाज से, ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, ये टैक्स लगाया जाता है वो किसी पर्सन की इनकम के ऊपर लगाया जाता है। और द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज डिफाइंड इन सेक्शन 4, जो भी होगा वो कैसे है, कहता है अब इसको गौर से पढ़ना है मेरे बच्चे। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स यानी कि कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, यानी किन किन इनकम्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, या इस तरह कह लो। कह रहा है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 2 3 आसान से हैं, थ्योरी वाले वो कुछ चीजें हमने डिस्कस करनी, वो देख लीजिएगा आप चाहें। तो हम सीधा चैप्टर 4 जो न्यूमेरिकल जहां से आने शुरू होने हैं मेरे बच्चे, हम वहां से करने लगे हैं, ताकि जो आसान एरिया होगा हम साथ साथ करते जाएंगे। मुश्किल एरिया मुश्किल ना कहें, लेकिन जो न्यूमेरिकल है जो मेनली आ रहा होता है मेरे बच्चे, उसके लिहाज से हम पढ़ने लगे हैं। तो चैप्टर 4 मेरे बच्चे हम शुरू कर रहे हैं। और ये भी तरतीब से नहीं पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, हम इसके कोई एरिया सॉफ्ट, इसको बाकी सब्जेक्ट सब तरतीब से, ये मेरे बच्चे जरा चीजें कुछ और हों।
किसी और तरीके से थोड़ा बहुत। ले बेटा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहता है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ई टैक्स ईयर। अब देखो एक चीज तो हमें ये पता चल रही होगी यहाँ पे कि सर टैक्स हर रोज नहीं हम पे करते। ये नहीं होता कि आज अगर आपने इनकम कमा ली और शाम को आप घर जाने से पहले क्या करोगे, एफबीआर वालों को कुछ टैक्स भी देकर जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स जो हम पे करेंगे वो किस लिहाज से पे करेंगे, एक साल के लिहाज से, ऑन ऑन एवरी पर्सन। और ये टैक्स लगेगा किसके ऊपर, ऑन एवरी पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इनकम कमा रहे हो, इंसान नहीं हो, मुबारक हो, आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप इनकम भी कमा रहे हो, इंसान भी हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन हु हैज टैक्सेबल इनकम, लेकिन अगली बात उसने इनकम को भी क्लियर कर दिया, कहता है हर बंदे की हर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ किसी इंसान की हर साल उसी इनकम पर टैक्स लगेगा जो टैक्सेबल भी हो, यानी कि जो काबिल टैक्स भी हो। इसका मतलब हर इनकम काबिल टैक्स नहीं होती। कुछ इनकम है जो आपको वैसे वो कहते हैं कमाल ये आपकी ही, हमें इसमें से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ इनकम हैंगी जिनको हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जो जिनके ऊपर टैक्स लगता है, इन्हीं के ऊपर मेरे बच्चे हमने टैक्स पे करना है एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। और ये अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, जितना हमारा दिल कर रहा हो। जैसे सर मैंने आज 1 लाख रुपया कमाया तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसमें से 2% आपको भी दे दूं, तो दिल के लिहाज से नहीं होगा। जितनी इनकम कमाई होगी उसके लिए मेरे बच्चे एक रेट्स दिए होंगे यहाँ पे, उन रेट्स के लिहाज से मेरे बच्चे हम टैक्स कैलकुलेट किया करें। अब यहाँ पे ना कुछ ये हमने पढ़ना है, ये सारे का सारा अगर वैसे देखा जाए इस पूरे चैप्टर किताब के अंदर ही हमें यही चीजें पढ़नी है। क्योंकि इसका नाम क्या है, स्कोप ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स में है क्या कुछ। टैक्स में हमने कहा कि किसी इंसान की टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा टैक्सेबल इनकम के ऊपर, और किस लिहाज से पे करेगा, हर साल, और कितने रेट के लिहाज से जो उसको बता दिया जाए। तो बड़े सवालों के जवाब यहाँ पे राइज हो। सर हमें जरा फिर बताएं कि ऊपर लिख रखा है ये जो टैक्स पे करेगा कैसे कैसे पे, किस लिहाज से पे किया करेगा, ईच टैक्स ईयर, यानी कि हर महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद टैक्स नहीं पे करना, बल्कि हर साल पे करना है। सर यहाँ पे टैक्स ईयर किसको बोलेंगे। देखो बेटा, अभी तक आपने कई ईयर पढ़े हैं, कैलेंडर ईयर का भी आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर का भी आपको पता है, आज एक और ईयर ऐड हो जाएगा, वो कौन सा का है, टैक्स ईयर। अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, मेरा ख्याल है वो तो आपको पता है क्या होता है, वाला 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये हमारा कैलेंडर ईयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो ये भी 12 महीने होते हैं, लेकिन वो 12 महीने जिसके लिए कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन आज मेरे बच्चे एक टैक्स ईयर भी होगा, समझ लो ये वो 12 महीने होंगे जिसके लिए कोई बंदा क्या करता है, अपनी सारी इनकम कैलकुलेट करता है, और उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा, टैक्स इसको बोर्ड कह लें या एफबीआर कह लें, उनको वो टैक्स पे करेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे टैक्स ईयर क्या है, और आज का टॉपिक भी मेरे बच्चे यही होगा। हम यही समझेंगे कि यहाँ पे टैक्स के अंदर टैक्स ईयर कहते किसको है। उसके बाद मेरे बच्चे ऊपर की डेफिनेशन से हमें एक और चीज पता चली कि सर ये टैक्सेबल इनकम किसको कहेंगे, और ये कैसे कंप्यूट की जाएंगे, उसका पूरा तरीकाकार पढ़ेंगे मेरे बच्चे कि किस तरह ये टैक्सेबल इनकम होगी और कैसे हम कंप्यूट करेंगे। उसके बाद सर ऊपर बात हुई थी ये टैक्स लेंगे पर्सन से, लेकिन सर पर्सन किसको कहते हैं। इसका कि देखो कई लोग हमारे नजदीक हो सकता है कि अल्लाह माफ करे, कई लोग होते हैं इर्द गिर्द, मैं अपनी और आपकी बात नहीं करूंगा, हम किसी इंसान को इंसान ही नहीं समझते। होता ना, हम कहते हैं तेन मैं इंसान ही नहीं समझता, तेन मैं बंदा समझ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम पर्सन किसको बोलेंगे, कई जिंदा इंसान भी होंगे और कई ऐसे इंसान होंगे जो जिंदा नहीं, मतलब कारोबार जिसको हम कंपनी कहते हैं। तो मेरे बच्चे, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन की डेफिनेशन होगी ना, वो पर्सन की डेफिनेशन हम टैक्स लॉज के लिहाज से पढ़ेंगे। हमने कई बच्चे आप में से ऐसे भी जो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंपनी लॉ और टैक्स ना बड़ी जगहों पे आपस में टकराएगा। कंपनी लॉ पर्सन किसी और को कह रहा होगा, और यहाँ पे टैक्स वाले पर्सन किसी और को कह रहे होंगे। कंपनी लॉ पब्लिक कंपनी किसी और को बोलेगा और प्राइवेट कंपनी किसी और को बोलेगा। टैक्स वाले यहाँ पे पब्लिक कंपनी किसी और को बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी किसी और को बोलेंगे, इंटायरली डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखो, दोनों अलग अलग कानून है, और हर कानून की अपनी मेरे बच्चे नौयत होती है, अपनी नेचर होती है, वो अपने लिहाज से चीजों को कवर करता है। तो इसलिए ये पढ़ते हुए मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, कंपनी लॉ और टैक्स में बड़ी जगहों पे आपस में क्या आएगा, वो मुख्तलिफ है, वो अपने मामला और ये अपने मामला है। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, उसके बाद ऊपर की डेफिनेशन हमें पड़ी कि सर व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। उन्होंने यही कहा था ना हम टैक्स इंपोज करेंगे, लेकिन तरीकाकार क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगे टैक्स इंपोज करने के, ये भी हम पढ़ेंगे। और प्राइमरी क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन द अपकमिंग पैराग्राफ, और यही जो मेन सवाल है ये कहता है अगले जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर इन्हीं सवालों के हम जवाब पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारा सवाल कौन सा था, टैक्स ईयर। भैया चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे बच्चे हमारा टैक्स ईयर, टैक्स ईयर किसको कहते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया मेरे बच्चे, एक क्या होता है कैलेंडर ईयर, एक क्या होता है फाइनेंशियल ईयर। ये मैं वैसे ही इलामती तौर पे लिखा करता हूँ मेरे बच्चे, वैसे आपको बोल दिया पता है। कैलेंडर ईयर क्या है भला, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ये हमेशा ही ऐसे ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ये 31 दिसंबर तक हमारा जो होता है 12 महीने, 1 जनवरी से शुरू करके, ये हमेशा क्या होगा, कैलेंडर ईयर। जब भी कैलेंडर ईयर लफ्ज बोला जाए तो इसका मतलब यही। और फाइनेंशियल ईयर,
ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है। मान लो कि ऐसी कोई भी कंपनी, एक कंपनी है वो क्या करती है, वो कहती है 1 जुलाई से लेके 30 जून ये हमारा कैलेंडर ईयर है, ओ सॉरी फाइनेंशियल ईयर है। एक कंपनी कहती है कि 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर ये हमारा मान लो कि फाइनेंशियल ईयर है। एक कंपनी कहती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो वो होगा। हर कंपनी के डिफरेंट हो सकते हैं मेरे बच्चे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये फाइनेंशियल। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टैक्स ईयर। क्योंकि किसी भी बंदे ने, किसी भी पर्सन ने जो टैक्स पे करना है, वो किस लिहाज से पे करना है, टैक्स ईयर के लिहाज से। तो सर टैक्स ईयर क्या हो बेटा, टैक्स ईयर को यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 3 तरह के टैक्स ईयर्स हों, यानी कि टोटल यहाँ पे देखा जाए तो शायद 2 फाइनेंशियल कैलेंडर और 3 ये आगे। तो शायद आज के बाद जब आप क्लास से निकलेंगे तो मुबारक हो, आज 5 तरह के टैक्स ईयर्स को जानते होंगे। तो अगरचे एक टैक्स से रिलेटेड ही है, तो जो टैक्स ईयर है उसको मजीद कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, 3 हिस्सों में। फिर बच्चे 3 हिस्से कौन कौन से, कहता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर्स एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन। सेक्शन यहाँ पे याद नहीं रखने आपको, बिल्कुल सादा रखें। ना ही वो किताब पेपर के अंदर आपसे कोई सेक्शन पूछेगा, लेकिन किताब के अंदर हर सेक्शन का रेफरेंस दिया जाएगा। अगर होता ना बात, कोई चीज़ आपको लग रहा हो यानी मुश्किल है, आप ऐसा करो उसका सेक्शन उठाओ, जाके उसको यूट्यूब पे डाल दो, तो वहां से कोई ना कोई लेक्चर आपको मिल जाएगा। लेकिन वो लेक्चर होते हैं माशाल्लाह, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं या लॉयर्स होते हैं, प्रॉपर टीचर्स के नहीं होते। उसकी वैसे ही माशाल्लाह वो सिर्फ तर्जमा ही कर रहे होते हैं, तो उनका वैसे ही नहीं पता चलता है। तो बेहतरीन तरीकाकार आज के दौर में क्या है, चैट जीपीटी। बेहतरीन। कोई हो पैराग्राफ बड़ा मुश्किल लग रहा हो, उसको उठाओ, उसको कहो कि 2 लाइन के अंदर मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बता दे, कमाल, बेहतरीन तरीके से आपको बता दे। इवन देन हम तो ये भी कह सकते हैं कि मेरे बच्चे आज के दौर में टीचर के पास आने की जरूरत नहीं, स्कूल से चैट जीपीटी खोलो, हर टॉपिक को उठाओ, वहां पे रखते जाओ और उसको देखते जाओ। लेकिन मसला ये होता है कि वो प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से, कौन से एरिया टेस्ट हो रहे होंगे, जिम्मेदारी, वो चीजें खत्म हो जाती है। खैर, तो 3 तरह के मेरे बच्चे टैक्स ईयर, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशन टैक्स ईयर। सबसे पहले मेरे बच्चे जरा देखिएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर हम किसको कहते हैं मेरे बच्चे, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये तीनों टैक्स ईयर को समझने के लिए अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये है हमारा जीटी रोड। जीटी रोड ऐसे ही ना टूटा छूटा है जगह जगह से, शायद कभी आप लोग गए हैं जीटी रोड से, जबकि मोटरवे बनी है। सर हम जाते ही नहीं जीटी रोड से, लेकिन फिर भी ये जो काला शाह काकू से इधर से होता हुआ इस्लामाबाद की तरफ हम जा रहे थे, गुजरांवाला जेलम जुलम क्रॉस करते हुए, तो ये मेरे बच्चे हमारा जीटी रोड है। अज्यूम कर लो ये जो जीटी रोड है ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है। ये सिर्फ समझाने के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये 3 टैक्स ईयर बने कैसे हैं, आखिर ये 3 क्यों। अब एक बंदा कहता है कि सर, एक टैक्स पेयर है, वो कहता है कि सर ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, ये जो जीटी रोड है, ये ओ यार ये क्या है, ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है सर, ये मुझे सूट नहीं करता, मुझे ये रोड सूट नहीं कर रहा, शायद मैं इसमें दिक्कत मुझे महसूस हो रही है। मेरी नई गाड़ी है, मैं बाहर से लेकर आया हूँ सर, ये गाड़ी यहाँ पे वैसे कटारा बन जाएगी इस रोड के ऊपर, सर मैं चाहता हूँ मुझे ना किसी और रोड पे ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या वैसे ही आम लोग भी क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर ये रोड खराब है, ऐसा करता हूँ मैं किसी और स्पेशल रोड की तरफ चला जाता हूँ। मान लो ये क्या है, मोटरवे। अब वो सोच रहा है जीटी रोड वाला कि मैं कहाँ पे चला जाता हूँ, मोटरवे पे। अज्यूम कर लो ये जीटी रोड हमारा क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर, ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर है, और ये क्या है, हमारा स्पेशल टैक्स ईयर होगा। वो जो खास रोड की तरफ जिसको आप जाना चाह रहे हो वो हमारा क्या है, वो स्पेशल टैक्स ईयर है। लेकिन मेरे बच्चे पक्की बात है, यहां से उड़ के गैप होके सीधा तो आप वहां पे मोटरवे पे नहीं चले जाएंगे। अगर एक बंदा जीटी रोड पे जा रहा हो, उसको दिक्कत हो जीटी रोड पे, और वो चाह रहा हो कि मैं चाहता हूं कि मैं मोटरवे पे चला जाऊं, कोई ना कोई रास्ता तो उसको लाजमी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो रास्ता जब हम नॉर्मल एक जीटी रोड से जाते हुए हम मोटरवे की तरफ जा रहे होंगे, पक्की बात है कोई ना कोई इन बिटवीन रास्ता तो यहाँ पे हो, जिसको हम कहेंगे एक ट्रांजिशनल रोड है जो आपको ट्रांसफर करेगा जीटी रोड से मोटरवे की तरफ। सेम इसी तरह यहाँ पे ये 3 टैक्स ईयर बने। हमारा एक नॉर्मल टैक्स ईयर है यहाँ पे टैक्स के अंदर। वो नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर होता है टैक्स के अंदर। जैसे कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, कैलेंडर ईयर वही होता है, फाइनेंशियल ईयर तो फिर भी डिफरेंट हो सकते हैं ना। इसके बाद आज के बाद मेरे बच्चों ने हमेशा याद रखना है, टैक्स के अंदर जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो हमेशा हमेशा 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 जून पे ये एंड होगा। उसके बाद मेरे बच्चे आप ये कहते हैं सर ये टैक्स ईयर मुझे सूट नहीं कर, मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो टैक्स ईयर हो वो हो, अज्यूम कर लो 1 अक्टूबर से लेके मान लो 30 सितंबर तक। मैं चाहता हूं मेरा जो टैक्स ईयर है ना सर, वो ये वाला होना चाहिए, ये 12 महीने हो। मुझे इन महीनों के अंदर ना मुझे दिक्कत है, तो आगे हम पढ़ेंगे भी, कुछ कंपनीज होती हैं उनके रेवेन्यूज या बाकी कुछ और उनकी बाहर सब्सिडीज होती हैं या कुछ और मामला होते हैं, उनको ये टैक्स ईयर सूट नहीं करता। वो कहते हैं सर हमारे रेवेन्यू के लिहाज से ना हमें ये टैक्स ईयर ज्यादा सूट करता है। तो अगर एक कंपनी को लग रहा हो, या किसी, हम कंपनी का लफ्ज नहीं बोलेंगे, मादत के साथ एक और चीज दिमाग में रखना, यहाँ पे जो हम टैक्स पढ़ेंगे कैफ 2 के अंदर,
ये हमारे आम लोगों के टैक्स होंगे अदर देन कंपनी। हम यहाँ पे कंपनीज की टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे हम, मेरे बच्चे, जो इंडिविजुअल्स होंगे या जो एओपी होगी, हम उसकी टैक्सेशन डिस्कस करेंगे। कंपनी की टैक्सेशन इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, सी फाइनल के अंदर जाएंगे, वहां पे जाके देखेंगे। याद रखोगे इस बात को, यहाँ पे जो टैक्सेशन होगी वो किसकी होगी? इंडिविजुअल्स, और यानी कि कंपनी के अलावा जो बाकी इंसान जिनको हम मानते हैं उनकी। मेरे बच्चे, कंपनी भी तो इंसान है ना वैसे, लेकिन हम कंपनी को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि किसको डिस्कस करेंगे? इंडिविजुअल्स, और एक छोटा सा हिस्सा होगा एओपी का। सादा अल्फाज में इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल किसको कहते हैं? नेचुरल पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन को भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हम नेचुरल पर्सन की टैक्सेशन यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जो आम मैं और आप लोग हैं। ले बेटा, अच्छा, एक बंदा जो नॉर्मल टैक्स ईयर, जिसको 1 जुलाई 30 से लेकर 1 जुलाई से लेकर 30 जून जिसको सूट ना कर रहा हो, तो वो कह रहा है कि मेरा जो टैक्स ईयर होना चाहिए ये होना चाहिए। वो क्या करेगा? उसका तरीकाकार अभी हम डिस्कस करेंगे। वो एक प्रॉपर, मेरे बच्चे, अप्लाई किया करेगा कमिश्नर के पास। सर, मुझे यकीन कर लें ये टैक्स ईयर सूट नहीं कर रहा, मेरा नुकसान हो रहा है, जहां आपका भी फायदा नहीं हो रहा है सर इसमें। आप ऐसा करते हैं, मेरा टैक्स ईयर ये कर दें। वहां पे हम देखेंगे, अगर तो वाकई कोई जेन्युइन इशू हो, कोई जेन्युइन वाकई ही इसकी मजबूरी हो, तो वहां पे इसको इजाजत दे दी जाएगी। तो सर, आज के बाद आप कौन सा टैक्स ईयर यूज कर लिया करो? ये स्पेशल वाला। आप, मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो ये सीधा 30 जून के बाद अब कहां से टैक्स देना शुरू करेगा। मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 जुलाई 2023, 30 जून 2024, ऐसे ही हुआ होगा ना? 1 जुलाई 2023 से जो शुरू हुआ होगा, वो कब खत्म हुआ होगा उसका टैक्स ईयर? 30 जून 2024। अभी डोनेट कैसे करना है, इसको डिनोट कैसे करना है, वो डोनेट तो नहीं, डिनोट कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे उसका। ले बेटा, इसी तरह अब ये सोच रहा मैं कहां पे चला गया, और उसको इजाजत भी मिल गई। आज के बाद 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025, ये यानी कि अगला साल तो यही बनेगा ना इसका, जिसके टैक्स है। अब मेरे बच्चे, ये इसको ये साल मिल गया पक्का पक्का इसकी जगह। अब ये बंदा ना, इसने आज अपने दोस्तों की दावत रखी। कहता आ जाओ। कहता क्या हुआ है? कहता खुशी की खबर है। कहता क्या खुशी की खबर है? कहता ये देख, मैंने टैक्स वालों के साथ क्या फ्रॉड किया है, क्या दो नंबरी की है। कहता क्या किया? कहता देखो, मेरा टैक्स ईयर खत्म हो रहा था 30 जून को, और मैंने ना उनको चेंज करवा के क्या कर लिया, 1 अक्टूबर से, मान लो कि अक्टूबर से मैंने वो कर ला दी सितंबर। अब होगा क्या? अब मेरा जो अगला साल बनेगा वो बनेगा 1 अक्टूबर 2024 से लेके 30 सितंबर 2025 तक। तो यकीन कर लो, बीच में 3 महीने की मौजें। 3 महीने। ये जो 3 महीने हैं कौन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024, भैया ये तो कहीं काउंट ही नहीं हुआ। मैं बच गया ना? बस उसी चीज की आज दावत है। भैया गलती से उस दावत के अंदर एफबीआर का बंदा भी आ गया है। उसने जब सुना ना, वो ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हम लोगों की मौजें करवा रहे हैं। वो कहता यार, ना मेरा मुझे एक काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भैया वो सीधा गया और अपना बोर्ड मीटिंग बुलाई। वैसे ही वो फिल्मों में ऐसे ही होता है ना, उन्होंने जाके, जल्दी जल्दी हो जाता है सारा कुछ। तो जाके उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि ये जो जब एक बंदा नॉर्मल टैक्सीयर से स्पेशल टैक्सीयर की तरफ जा रहा, या स्पेशल टैक्सीयर से बात कर नॉर्मल टैक्सीयर की तरफ भी आएगा, ये भी हम देखेंगे आगे जाकर। तो बीच में एक टाइम पीरियड आता है, वो टाइम पीरियड तो वैसे ही जाया हो जाता है, तो उसका भी हमें टैक्स लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, हम इसका भी टैक्स लिया करेंगे। मान लो इसने आगे बताया, ओ भाई मीटिंग ये खत्म करो, ये सारी पार्टी, अभी अभी कानून पास हो गया है, ये जो टाइम पीरियड होता है इसका भी आप टैक्स देंगे। वो कहता है यार, ये हम महीनों के लिहाज से टैक्स देंगे, ये कौन सा टैक्स होता है? या तो हमारा होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, या होता है स्पेशल टैक्स ईयर। यही इसका तो टैक्स ईयर है ही नहीं, कभी अनाउंस ही नहीं हुआ हुआ। तो ये कौन सा टैक्स ईयर होगा जिसके लिए हम देंगे? ये तो है ही 3 महीने, ये तो ईयर भी नहीं। उन्होंने कहा कि मुबारक हो, इसका नाम भी हमने ये रखा है। और वो इसका नाम क्या रखा है? चाहे ये 1 महीने का हो, चाहे ये 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, इसका नाम होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हम इसको समझेंगे क्या, ये है क्या? पूरा साल है। इन 3 महीनों को पूरा साल समझो। यानी कि इसके आगे जाके पढ़ेंगे, साल समझने का मतलब क्या है, इसकी 3 महीनों की अलग से एक टैक्स रिटर्न बनाओ। टैक्स रिटर्न लफ्ज बोला जाता है, हम हर साल जो अपनी टोटल इनकम का हिसाब किताब जिस कागज के ऊपर लिख कर लेकर जाते हैं, भाई ये हमारी टोटल इनकम बनी है, ये हमारा टैक्स बना है, उसके लिए सादा लफ्ज में हम लफ्ज क्या बोल दिया करते हैं? टैक्स रिटर्न है। वो जो इस 3 महीने की, इसका मतलब क्या हुआ, इसको लहदा साल कंसिडर किया जाएगा, और इसके लिए लहदा से वो क्या करेगा, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, लहदा से टैक्स पे करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 साल आगे बीच में नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और एक कौन सा होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसका नाम होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब आया करेगा? हमेशा ये तभी आया करेगा जब एक बंदा नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहा हो, या अच्छा बात कर, अच्छा चलो इसी तरह अज्यूम कर लो, ये कोई मिस्टर ए था जिसने अपने आप को कहां पे शिफ्ट कर लिया था? स्पेशल टैक्स ईयर पे। उसको ना जब ये स्पेशल टैक्स ईयर पे गया, ये भी उसको सूट नहीं कर रहा। उसने कहा कि यार उससे ज्यादा बेहतर तो नॉर्मल ही था।
अब ये सोच रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा टैक्स वालों से बात करके अपना टैक्स ईयर कौन सा कर लूं, स्पेशल, नॉर्मल। इसने दोबारा अप्लाई किया, सर वो मुझसे गलती होगी गोली मारने से, मैं दोबारा नॉर्मल में आना चाहता। अब मेरे बच्चे, अब जो अगले साल इन्होंने अप्लाई कर दिया। अब मेरे बच्चे देखो, ये 30 सितंबर को एंड हुआ था साल, ऐसे ही ना मेरे बच्चे इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगली, ये अपने आप को 30 सितंबर से पहले इसने अप्लाई कर दिया सर, अब मेरा आइंदा क्या होना चाहिए, 1 जुलाई से लेकर 30 जून ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने ये वाले, कितना बनेगा ये, तो सॉरी 3 महीने ये वाले 25 के, ऐसे ही ना, 6 अगले 9 महीने के इसको टैक्स छूट मिल जाएगी, ऐसे ही ना। अब ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अब इसका नॉर्मल, जो जब ये नॉर्मल पे आएगा, इसका होगा मेरे बच्चे 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगना है। ये बिलो सीलो की तरह इतना भी वो नहीं है मेरे बच्चे आसान, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे मुश्किल भी नहीं लगेगा मेरे बच्चे। तो अब मेरे बच्चे होगा 30 जुलाई 2000, सॉरी 30 जून 2026, ऐसे ही मेरे बच्चे। अब फिर इसने हो सकता है पार्टी रख ली हो किस चीज की, इसने कहा 30 सितंबर 2025 से लेके 1 जुलाई, सॉरी ये 26 आना था मेरे बच्चे, 27 आना था, ऐसे ही ना, 25 तो ये पहले ही था, गलती होगी ना मुझसे। तो इसने फिर मेरे बच्चे पार्टी रख ली होगी, इसने कहा कि देखो 30 सितंबर को मैं यहाँ पे टैक्स पे करूंगा स्पेशल टैक्स ईयर के लिहाज से यहाँ तक। उसके बाद मेरा अगला साल मैंने चेंज करवा लिया है, कहां से, 1 जुलाई 2026 से आगे 30 जून, यानी कि नॉर्मल उसी पे मैं चला गया। तो बीच में 9 महीने मुझे मिल गए, फिर मेरा टैक्स बच गया। टैक्स वालों ने कहा कि नहीं सर, ये आपका कौन सा होगा, ट्रांजिशन टैक्स ईयर, 3 महीने 2025 के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद 6 महीने कौन से वाले, 2026 के, क्योंकि शुरू कहां से होना है इसका, 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा इसका। तो 27 पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर ये 9 महीने आपके क्या कंसिडर किए जाएंगे, ट्रांजिशन टैक्स ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा तब आया करेगा जब हम नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल पे जा रहे हो, या स्पेशल से दोबारा नॉर्मल पे आ रहे हैं। ये नहीं होता, हाँ बात का स्पेशल से स्पेशल भी होता है। अब अगली बात भी मेरे को याद रखनी है, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से दोबारा नॉर्मल, या स्पेशल से स्पेशल, ये भी इजाजत होती है। जस्ट एग्जांपल, चलो मेरे बच्चे इसको समझिएगा। हमारा स्पेशल टैक्स ईयर पहले क्या चल रहा था, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, इसलिए दोबारा टैक्स वालों के पास गया। उसने कहा कि सर यकीन कर लें ये भी सूट नहीं कर। कहते क्या क्या कहना चाहते, कहते सर जो 1 जनवरी से लेके जो 31 दिसंबर है सर, कमाल हो जाएगा, ये मुझे बड़ा सूट करेगा, और आपको भी फायदा होगा, मुझे भी सर, मैं नुकसान से बच जाऊंगा। इसे मजबूरी दिखाई, टैक्स वालों ने क्या कर दिया उसको, 1 जनवरी से क्या कर दिया, 30। अब इसके आगे 1 जनवरी कब आनी है बोला, 1 जनवरी 2000, ये क्या रखा हुआ था हमने, ये ये 24 था, और ये 25। अब मेरे बच्चों मुझे बताएं 1 जनवरी कब आएगी बोला, 2026 में, और 31 दिसंबर 2026, ऐसे ही नहीं, उधर ही आएगी 31 दिसंबर, उसी साल के ना, उसी साल में ना, 1 जनवरी 2026 है, 31 दिसंबर 2026, ये हमारा टैक्स ईयर। ये मुझे बताएं, क्या ये 1 जुलाई से 30 जून है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून, ये नॉर्मल कहलाता है। इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा, स्पेशल ही होगा। इसका मतलब 1 जनवरी 2026 से ये 31 दिसंबर 2026, अब जो नया टैक्स ईयर बन गया, ये कौन सा, ये स्पेशल ही है। हम एक स्पेशल से निकल के किसमें गए हैं, दूसरे स्पेशल में। अब ये फिर सोच रहे हैं, भाई मुझे कितने महीनों का, 3 महीनों की मौजे लगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीनों का मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो कहता है ना ना, ये जो 3 महीने हैं ये क्या कंसिडर किए जाएंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जन्म कब होगा, जब कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से दोबारा नॉर्मल, या स्पेशल से स्पेशल की तरफ जा रहा हो, तो बीच में लाजमी तौर पे क्या आएगा, एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आएगा। और ये चाहे ये कहां से, मोस्टली ये 1 महीने से लेके ये 9 महीनों तक, इससे ज्यादा आप देख लीजिएगा, अगर इससे ज्यादा भी बनता हो, नॉर्मली जो मेरी कैलकुलेशन में आ रहा होता है ये तकरीबन इतना ही आ रहा होता है। हो सकता है आप 11 महीनों तक भी ले आए, लेकिन कमाल ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी सोच लीजिएगा, हमने जो चीज पूछनी है उसे हम अपना वक्त नहीं जाया करें। इस इन दिनों के अंदर हम ड्रामेबाजी थोड़ी करनी होती है, बस इतना दिमाग में रखना। ये 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का, 3 महीने का, करते करते 9 महीने तक तो हमारे सामने आ गया है कि ऐसा 9 महीने का ट्रांजिशन टैक्स भी हो सकता है। इससे ज्यादा हो तो आप खुद करके देख लीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस तरह। लेकिन आप वेले बंदे हैं। लो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है बोला, जो टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होगा और 1 जुलाई से जो 30 जून को खत्म होगा, वो हमेशा उसका नाम क्या होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। अब अगली बात, इसको डिनोट कैसे करें। जैसे मान लो 1 जुलाई 2023 की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 2023 में शुरू हुआ, और एंड कब हुआ होगा, 30 जून 2024 यहां पे एंड हुआ।
मेरे बच्चे अगर देखा जाए ये साल 2023-24 बनना चाहिए, ऐसे ही ना, क्योंकि 6 महीने इसमें किसके आ रहे हैं, ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है जो हमारा 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ होगा उस वक्त, और एंड कब हुआ, ये 30 जून 2024 को। तो इसमें 6 महीने 23 के हैं और 6 महीने 24 के हैं। अब अगली बात आ जाती है, सर इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको साल 2023-24 के हैं, या साल 2023 के हैं, या साल 2024 के हैं। पुराने वक्तों में इसको 23-24 कह दिया करते थे इस तरह करके, कि साल 2023-24 है, क्योंकि दोनों का है, और अगला जो साल होगा उसको 24-25 कह देंगे, है? लेकिन बाद में इसके रूल बदल दिया गया। अब रूल क्या है, हम देखेंगे 30 जून 2024, चले इसको 24 को गोली मारो, 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा होगा, ये समझो ये उसका सर है, ये सर जिस कैलेंडर ईयर में गिर रहा होगा वही, उसी से हम इस टैक्स ईयर को डिनोट किया करेंगे नॉर्मल को। अब मेरे बच्चे देखो 30 जून 2023 में है या 2024 में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे लिए क्या होगा, टैक्स ईयर 2024। अगर एक टैक्स ईयर शुरू हुआ मेरे बच्चे मान लो 1 जुलाई 2010 से, और एंड हुआ मेरे बच्चे 30 जून 2011 को, मुझे बताएंगे इसको किससे डिनोट करेंगे, टैक्स ईयर 2011। यानी कि 30 जून देखना हम किस साल में खत्म हो रहा है कैलेंडर ईयर। तो जो 30 जून का साल होगा, सादा अल्फाज में यार, जो 30 जून का साल होना है वही इस साल को, उसी से हम डिनोट करेंगे। ये टैक्स ईयर क्या है, 2011 है। याद रखोगे इस बात को, कि इसको किससे किस डिनोट करना है, नॉर्मल टैक्स ईयर को हमने देखना 30 जून किस साल में है, उसी से डिनोट किया करें। ये जुलाई वाला नहीं देखना आपने, जहां पे एंड हुआ है 30 जून को वहां पे जाके देखना। मुश्किल बात तो नहीं ना, इंतहाई आसान सा। अभी आपने क्या पढ़ा है, नॉर्मल टैक्स ईयर, और नॉर्मल टैक्स ईयर आपको पता चल गया ये 12 महीने होते हैं, याद रखना ये 11 महीने नहीं होता, और स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीने ही होते। तो वो 12 महीने जो नॉर्मली आपको अलाउ हैं टैक्स के अंदर, वो हैं कौन से, 1 जुलाई से लेके, पढ़िए कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 महीने। इसका मतलब 10-11 महीनों को कभी भी आप नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं कहेंगे, ये हमेशा कितने महीनों का होगा, 12 महीनों का, एंडिंग ऑन द 30th डे ऑफ जून। यानी कि ये वो 12 महीने जो 30 जून को एंड होते हैं, इसका मतलब शुरू कहां से हुए होंगे, 1 जुलाई का, एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। यानी कि वो 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में जाके गिरेगी उसी से हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे अभी हमने देखा ये जो 1 जुलाई, 1 जुलाई तो शुरू हुआ 1 जुलाई 2010 से, लेकिन 30 जून कहां पे जाके गिरा कैलेंडर ईयर में, 2011। तो हमने इसको किससे डिनोट कर दिया, तो 2011 से। मुश्किल बात तो नहीं ना हो रही, आसान आसान बात है, यकीन कर लो ऐसा ही आसान। और शायद ये चीजें तो फिर भी आप मुश्किल पढ़ रहे हो। लो बेटा, नेक्स्ट आ गया स्पेशल टैक्स ईयर, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा मतलब, अभी हमने पढ़ा ना, ये वो 12 महीने जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा हो, उसके लिए लफ्ज क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर। तो मेरे अच्छे मैंने पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी कि वो 12 महीने नॉर्मल से अलावा हो, कुछ भी हो, नॉर्मल के अलावा जो 12 महीने भी आपने सिलेक्ट कर रखे होंगे, वो मेरे बच्चे क्या कहलाएगा आपका, हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर। देखो वो जो सिलेक्ट किए होंगे, जारी बात अपनी मर्जी से नहीं किए होंगे, क्योंकि टैक्स वाले सिर्फ एक साल बना के बैठे होंगे, कह रहे हैं हमारे लिए नॉर्मल टैक्स ईयर है। लेकिन जिस बंदे की मजबूरी हो कोई और साल भी रख ले, इसका मतलब क्या हुआ, ये मजबूरी में लोगों की आया करेगा स्पेशल टैक्स ईयर। ये मर्जी नहीं होगी, ख्वाहिश नहीं होगी, जो मर्जी उन्होंने कहा यार एक चीज बना के बैठे हैं ना, इसको कर लो। वो कहते हैं नहीं सर वो हमें सूट नहीं कर रहा। तो जिसकी मजबूरी हुआ करेगी वो किस पे शिफ्ट हो जाया करेगा, स्पेशल पे, या स्पेशल में फिर मजबूरी बन गई दोबारा नॉर्मल पे, या स्पेशल से आगे स्पेशल पे। कहते हैं आर वेयर बाय एन ऑर्डर ए पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि ये है क्या, अगर कोई बंदा, एक बंदा, एक पर्सन, अभी एक पर्सन की बात हो रही है, अगर एक पर्सन को नॉर्मल टैक्स ईयर में मसला, वो किसको जाके अप्लाई करेगा, कमिश्नर। ये पूछ रखा उसने कई दफा, एक बंदा है उसका नॉर्मल टैक्स ईयर फलाना है, नॉर्मल टैक्स ईयर फलाना कहने की जरूरत नहीं, नॉर्मल टैक्स ईयर है, लेकिन उसको वो नॉर्मल टैक्स ईयर सूट नहीं कर रहा, वो सोच रहा है कि मेरा फलाना ईयर टैक्स ईयर होना चाहिए, इसको तरीकाकार बताओ। तो क्या तरीकाकार बताओगे, उसको कहो कि जाओ भैया आप किसके पास जाके अप्लाई करो, कमिश्नर के पास, कि भैया मैं उन नॉर्मल टैक्स ईयर के 12 महीनों के अलावा मैं कोई और 12 महीने टैक्स ईयर के तौर पे यूज करना चाहता हूं, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सच इनकम ईयर और सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर एंड शैल बी डिनोट। अब इसमें जो डिनोट करना है, वो डिनोट करने का जरा थोड़ा सा दिक्कत है। इसको हम डिनोट कैसे क्या करेंगे, देखो पढ़ने के लिहाज से अजीब है, लेकिन समझने के लिहाज से आसान है। जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे शायद वो दिक्कत होगी इसको पढ़ने, जैसे अभी हम पीछे भी पढ़ा, सादी सी बात थी, 30 जून जिस साल में हो वही उससे डिनोट कर दो उसको, लेकिन उसका बताने का अंदाज कुछ और ही है, कि हमने नॉर्मल टैक्स ईयर में जो वो फलानी जो रेलिवेंट डेट फॉल कर रही हो, तो जो कैलेंडर ईयर है कैलेंडर ईयर के लिहाज से डिनोट करेंगे। अजीब सा मामला। इसको देखिएगा मेरे बच्चे, डिनोट कैसे करेंगे। एक एक बंदा है उसका जो टैक्स ईयर शुरू हुआ है, स्पेशल टैक्स ईयर, ये निशानी क्यों नहीं, अगर मैं वैसे भी लिख देता ना, एक बंदा है उसका टैक्स ईयर शुरू हुआ है 1 जनवरी 2024 है,
और एंड हुआ है 31 दिसंबर 2024 को, तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल। कुछ और करने की जरूरत तो नहीं ना। हाँ, और ये याद रखना, ये जो ट्रांजिशनल है ये तो सिर्फ 1 साल आया करेगा वो लम्हा, जिसमें सिर्फ आप शिफ्ट हो रहे थे जब, उसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा। जो चलेगा वो कौन सा चलेगा? स्पेशल ही चलेगा ना। अगर नॉर्मल से स्पेशल पे गए हो या स्पेशल से नॉर्मल पे, ये बीच में ट्रांजिशन सिर्फ 1 साल के लिए आया करेगा, एक ही दफा आया करेगा। ये नहीं कि हर दफा, हर महीने, हर साल आपने वही 3 महीने लेदर वो करने, नहीं। वो तो सिर्फ जब ट्रांजिट किया करोगे, अपने आप को बदलोगे, वो तभी आएगा, हमेशा नहीं जुड़ा रहेगा साथ। तो इसका मतलब जब मैं ये लिख रहा हूँ एक बंदा उसका टैक्स ईयर ये है, इसका मतलब हम हर साल की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो ये है। तो मेरे बच्चे अब इसको अगली बात आएगी, सर इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? देखो ये शुरू कहां से हुआ है? 1 जनवरी 2024 से, और एंड कहां पे हुआ? 31 दिसंबर 2024। यहां पे हमें लग रहा होगा हम क्या कर देते हैं, सर ये टैक्स ईयर कौन सा है? दोनों तारीखें 24 में है, इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी? तो सर हम इसको क्या कह देते हैं? टैक्स ईयर 2024। लेकिन असूल क्या है? असूल ये देखा जाएगा जो इसकी एंडिंग डेट हो, जो उसकी मान लो कि जहां पे ये ईयर क्लोज हो रहा होगा, हम देखेंगे उसके बाद जो बाद में आने वाला 30 जून है, वो किस साल में आ रहा है, हम उससे इसको डिनोट करेंगे। दोबारा देखिएगा, जो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर होगा, हम उस स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट देखेंगे कि एंडिंग डेट किस साल में है, और इस साल के बाद 30 जून किस साल में आना है, हम उसे डिनोट करेंगे। अब मुझे बताओ, एंडिंग डेट किस साल में है? 2024 में। इसके बाद 30 जून किस साल में आ रहा है? 2025। इसका मतलब ये टैक्स ईयर क्या होगा? 2025। याद रखोगे इस बात का? अब परेशान नहीं होना, अब आपको फौरन से समझ आ जाएगी। एक बंदा है, उसका टैक्स ईयर मेरे बच्चे शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023, और एंड हुआ मेरे बच्चे 31 मार्च 2024। बात समझ आ रही? अब मेरे बच्चे, इसका जो एंड हो रहा है वो किस साल में हो रहा है? 2024 में। इसके बाद 30 जून किस साल में आ रहा है? वो भी 24 में ही आ रहा है। ऐसे ही ना, ये मार्च है ना, अप्रैल मई और जून, तो 30 जून इसी साल में आ रहा है ना। यानी कि आखिरी सीधी देखें इसकी कहां पे पड़ी हुई है। उसके बाद 30 जून कब आ रहा है? किस साल में आ रहा है? हमेशा वहां से हम क्या करेंगे? अगर आप कहेंगे सर अगर ये 30 जून को एंड हो रहा हो, फिर तो नॉर्मल पहले ही नॉर्मल है, फिर तो रौला ही नहीं ना, वो तो फिर है ही नॉर्मल टैक्स ईयर। और नॉर्मल टैक्स ईयर तो यानी कि जो साल 30 जून पे खत्म हो रहा हो, उसका तो रौला ही हो गया ना, वो है ही नॉर्मल। और वो तो फिर जिस साल में फॉल कर रहा है उसी लिहाज से हम डिनोट करेंगे, ऐसे ही ना। अब हम पढ़ किसको रहे हैं? स्पेशल टैक्स ईयर को। स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करेंगे? हमने कहा कि जब हम देखा करेंगे स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग तारीख क्या है, एंडिंग तारीख के बाद हम देखेंगे उसके बाद जो 30 जून आ रहा है वो किस साल में आ रहा है। तो जिस साल में भी आ रहा होगा हम क्या कह देंगे उसको, ये उससे डिनोट करेंगे। मुश्किल बात तो नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये टैक्स ईयर क्या है? ये टैक्स ईयर 2024 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद 30 जून 2024 में आ रहा है। मुश्किल बात तो नहीं ना मेरे बच्चे। एक बंदा है, उसका टैक्स ईयर मेरे बच्चे शुरू हुआ 1 सितंबर 2024 को, एंड कब हुआ होगा? 30 अक्टूबर या सॉरी अगस्त, ऐसे 30 को। अब ये भी दिन याद रखने हैं आप लोगों की जिम्मेदारी। 31 का तो नहीं होता? देख लो, अगस्त 30 का होता है या 31 का? बंदे बनो, अब ये दिन याद रखने हैं आपने। यार मैं 31 अगस्त भी सुना हुआ मैंने। बंदे बन जाओ। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अब आपको दिनों, वो चाहे जैसे भी आपको पता है कि कौन सा साल कहाँ पे हो, वो जो भी तरीका का फॉर्मूला है, तो ये होना है यहाँ पे, ये जरूरत पड़नी है मेरे बच्चे। क्योंकि यहाँ पे महीने कौन करने हैं, दिन कौन करने हैं आगे जाके हमने, खासतौर पे रेजिडेंट पर्सन का स्टेटस पढ़ना है आगे जाके हमें। तो उसमें महीने दिन वो काउंट होने हैं एक एक दिन करके। तो इसलिए मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिनों का। आज तक तो आपका ये नॉलेज टेस्ट ही नहीं ना हो, तो देखो शर्मिंदगी शर्मिंदगी है। अभी तक तो हम कैलेंडर ईयर पढ़ते थे, वही 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, रौला ही को नहीं बीच में क्या हुआ है। कहीं दिन अलग अलग दिन काउंट करने की नौबत ही नहीं आती। कोई कहता था 6 महीने, 6 महीने हमें वैसे ही पता है कब से शुरू हुआ कब खत्म। अब तो दिनों का पता होना चाहिए मेरे बच्चे। 30 जून 2000, सॉरी 31 अगस्त 2025, ऐसे ही ना, यहीं पे खत्म हुआ होगा ना। अब इसके बाद बताओ 30 जून किस साल में आ रहा हो? 2026 में, क्योंकि अगस्त है ना, अगस्त के बाद जुलाई तो आ ही नहीं रहा इसमें, सॉरी 30 जून तो आ ही नहीं रहा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसी में 26 में जाएगा। तो इसका मतलब टैक्स ईयर क्या है? 2026। मुश्किल बात तो नहीं। कोई लिखवा दो, कोई भी जो मन में आ रहा हो लिखवा दो जल्दी करके, जहां से मर्जी शुरू कर दो। बस ये ना कहना सर 1 जुलाई से, वो तो बड़ी नॉर्मल गया ना। उसके अलावा कोई 12 महीने बता। सोचो, सोचो कुछ तो लिखवाओ।
कहीं से शुरू कर दो यार, क्या 55 तो कुछ रहता ही नहीं। देख लेना। नहीं, ये पहली से करो ना मेरे बच्चे। 1 मार्च, 1 मई, पहली फलानी तारीख, देख लो। 1 मई शुरू कर दें। लो भी 1 मई 2000, जो मर्जी लिखवा दो, 28 कर दो भाई। अब 55 उस लिहाज से सही मेरे बच्चे ने बोला था। तो 1 मई 2028। एंड कब हुआ होगा बोला? 12 महीने कब गए होंगे बोला? अप्रैल ही है ना, अप्रैल के बाद मई आया ना, 1 में अप्रैल होगा। तो 30 अप्रैल 2029, ऐसे ही है ना, ध्यान रखना आपने। 1 मई के बाद सारी बात है, अप्रैल इसी साल में थोड़ी आएगा, अगले साल में आएगा। तो 2028 और 29, इसको डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2029 क्यों? क्योंकि जून इसके बाद ही आ रहा है, ऐसे होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा उसको, क्योंकि 30 जून को एंड होगा सर, अगर एंड ही 30, फिर तो वो नॉर्मल है, उसको तो गोली मारो, बाद में याद रखोगे। लेकिन अगर वो जून से महीना आगे महीना पीछे या जो भी हो, फिर आपने ये असूल फॉलो करना है। मुश्किल बात तो नहीं। स्पेशल टैक्स ईयर कैसे डिनोट करोगे पता चल गया, आज के बाद फौरन बता दिया करोगे। ले बेटा जल्दी से, बस 2 मिनट माजरत के साथ, अब थोड़ा सा हल्का सा टाइम ज्यादा आपको, कहाँ पे गए? अब बताने का अंदाज उसका थोड़ा सा डिफरेंट था। कह रहा है कि स्पेशल टैक्स ईयर एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विद द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। अजीब तरीके से रीड इसको कर रहे हो, लेकिन याद वो रखना है, क्योंकि इसको अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो हम उलझे रहेंगे, किस कैलेंडर ईयर किस नॉर्मल टैक्स ईयर, गोली मारो। क्योंकि आपसे लिखवाएगा तो ये लिखना है, नहीं तो पूछेगा वैसे, वो हमने वैसे बताना जैसे अभी हमने सीखा है। क्या रखोगे इसको, कि अगर कोई पूछे स्पेशल टैक्स ईयर को कैसे डिनोट करते हैं, फिर पूछ ले वैसे अल्फाजों में, ये बताना। लेकिन पूछेगा नहीं, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकली ये सारा इंप्लीमेंट वाला चैप्टर 4 से ऑनवर्ड मोस्टली इंप्लीमेंटेशन ही है। बड़ा रेयर होता है कोई वो पूछ ले, देखेंगे इसके सवाल। तो बेटा आखिरी बात बस जाते जाते, स्पेशल टैक्स ईयर, सॉरी अभी स्पेशल टैक्स ईयर, द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ, क्लास ऑफ टैक्स पेयर। अगर तो एक पूरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि बड़े सारे एक जैसे लोग इकट्ठे हो गए, वो अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हो और नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाहते हो, तो वो किससे जाके इजाजत लेंगे? बोर्ड से। फिर कहता है कि बोर्ड हैज अथॉरिटी, कब? जब एक पूरी क्लास ऑफ पर्सन अपना टैक्स ईयर को चेंज, जैसे मान लो यहाँ पे सारे सीए के कॉलेजेस बैठे हो, इन्होंने कहा कि सर ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री को, ये पूरे क्लास को वो मुनासिब नहीं है, सूट नहीं कर रहा। हम चाह रहे हैं कि ऐसा कर लेते हैं सर, हम फलाना जो टैक्स ईयर है उसको रख लें। अब हम कमिश्नर के पास जाएंगे या बोर्ड के पास? हम सारे कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं। अगर सीएफई खाली चेंज करना चाह रहा है, 1%, सीएफई 1% है, तो ये कमिश्नर के पास जाएगा। ये हम पढ़ेंगे अथॉरिटीज, ये कमिश्नर, बोर्ड, ये कौन से, जाहिर बात है बोर्ड सबसे बड़ी अथॉरिटी है। यहाँ पे लफ्ज बोर्ड जब पढ़ा, अब एक और बात आएगी, हम सीला पढ़ रहे होंगे, सीला में जब जब लफ्ज बोर्ड आएगा उसका मतलब होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब हमारे टेक्स्ट के पेपर में बोर्ड का लफ्ज आएगा, इसका मतलब क्या होगा? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। याद रखोगे इस बात को, ये छोटी छोटी बातें, ताकि चलें, ये भी कम से कम फायदा हो गया कि दोनों चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा वहां पे क्या है और यहाँ पे क्या है। खैर फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ असेसीज, असेसीज वो होते हैं जिनके बारे में हम टैक्स असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे बारे में टैक्स असेसमेंट हो रही हो, तो मैं समझ लो कि असेसी हूँ, और जो कर रहा हो असेसमेंट उसको टैक्स असेसर कह लो, और इस तरीके को हम टैक्स असेसमेंट कहते हैं। फिलहाल इसको पढ़ेंगे, जाके पूरे चैप्टर आएंगे, इसके बाद टैक्स असेसमेंट होती कैसे है। फॉलोइंग स्पेशल टैक्स आर एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। यानी कि कुछ क्लास ऑफ पर्सन को ना उनकी मजबूरी थी, हमने उनको वैसे ही स्पेशल टैक्स अलाउड कर दिए, और इनके होते ही हैं। जब आप जाएंगे ना आर्टिकल्स करते हैं, आपको इनके स्पेशल टैक्स मिलेंगे टैक्स के लिहाज से। कौन कौन से? कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, चीनी बनाने वाली कंपनी, ये नॉर्मल टैक्स नहीं फॉलो कर रही है ऑलरेडी, पाकिस्तान के अंदर स्पेशल टैक्स फॉलो कर रही है। कौन सा? 1 अक्टूबर 2000, जिन्हें 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर, ये नॉर्मल तो नहीं है ना, स्पेशल ही है। और ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, जो चावल एक्सपोर्ट करते हैं, चावलों का कारोबार करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का, अगर वो मुल्क के अंदर ही कारोबार कर रहे हैं फिर वो नॉर्मली रखेंगे। लेकिन जो लोग मुल्क से चावल बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मेरे बच्चे हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर टैक्स ईयर कौन सा है? वो भी स्पेशल है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। और जो बैंक है हमारे जितने भी, जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह वो करेंगे, एक तो देखो 31 दिसंबर आ रहा है ना, ये दिसंबर शुरू हो गया, ये बैंकों का और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका अब वो शुरू होगी। उनके जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं बेचारे, अब उन बैंकों के वो उसमें जाएंगे, जिसको कहते हैं ऑडिट के ऊपर।
क्योंकि इनका साल कब खत्म हो रहा था, 31 दिसंबर। जो बाकी मोस्टली कंपनीज हैं वो मेरे बच्चे 30 जून को अपना साल एंड करती है, मोस्टली कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर की बात करें। इनका तो इन्होंने फिर क्या होता है, अपना फाइनेंशियल ईयर भी यही रखा होता है। अच्छा देखिएगा, ये जो कंपनीज होती हैं जिनका टैक्स ईयर ये हो, मोस्टली वो फाइनेंशियल ईयर भी कौन सा रखती हैं, यही, ताकि फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्स इनकम कमाई होती है, प्रॉफिट कमाया होता है, उसी के ऊपर आपने टैक्स पे करना होता है। तो मोस्टली फिर इनका टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होंगे, दोनों सेम ही होते हैं। तो खैर, तो ये 3 एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसी कंपनीज भी हैं या लोग हैं, पर्सन हैं, देखो हम पढ़ तो इंडिविजुअल कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपनी को वैसे नहीं पढ़ रहे, लेकिन कहीं एग्जाम्पल आ जाए फिर उसको ये थोड़ी कि निकाल दो इसको, है तो कंपनी भी पर्सन। लेकिन हम अपना यहाँ पे नेचुरल पर्सन की बात कर रहे होंगे टैक्स के लिहाज। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल टैक्स अलॉट हुए हैं, स्पेशल टैक्स? हम बात करेंगे जो चीनी का कारोबार करते हैं, लेकिन उनका कौन सा है, इसको भी जरा थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम्पल पूछ ले। क्या रखोगे मेरे बच्चे? तो बस आज मेरा ख्याल इतना ही। कल इंशाल्लाह यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पहला दिन है। ये ना हो कि सर पहले दिन ही आपने 10 मिनट ऊपर कर दिए। लेकिन इस क्लास को आखिर पे रखने का मेरा मकसद होता है, ताकि अगर ये क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाए तो हमें कोई मसला ना हो। सिर्फ मेरे बच्चे 60 दिन हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 8-10 संडे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो शायद 50 क्लासेस हैं। तो मेरे बच्चे अगर उसमें कोई 5-10 मिनट अगर ऊपर लग भी जाए तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्कशन हमने भी नहीं करनी, सिर्फ काम की बातें ही करेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा जनवरी के शुरू में या मिड में जाके मेरे बाकी क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना, आपके मशवरे से हम इस क्लास को शुरू में ले आएंगे, जो भी टाइम आप कहेंगे। सिर्फ ये जनवरी, यानी कि ये 1.5 महीना है जिसमें ये कष्ट है, तो उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बल्कि अगर क्लास हमारी यही रहे तो इस टाइम पर मैं इंशाल्लाह आपके लिए चाय का भी बंदोबस्त कर दिया करूंगा डेली, ताकि आप इस टाइम पर चाय भी पी लिया करें। लेकिन वो जरा थोड़ी सी सर्दी आने दें, अभी तो देखो मुझे खुद पसीना आ रहा है। तो हम इंशाल्लाह क्या किया करेंगे, उसमें चाय भी कर लेंगे, लेकिन वो सर्दी आने दे जरा थोड़ा सा, यानी कि जनवरी के महीने में हम क्या करेंगे, साथ चाय भी पिया करेंगे डेली। क्योंकि दिसंबर तो लग रहा है ऐसे ही गर्मी में नहीं गुजर जाना है सारे का साथ। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो हिम्मत करके मेरे बच्चे, इसके भी उसी तरह इंशाल्लाह जो पढ़ लिया, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, ताकि इसकी सही तरीके से तैयारी हो जाए। और यकीन कर लो मेरे बच्चे, अगेन इंशाल्लाह हम पास कर लेंगे इन सब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी के साथ।